हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के हिस्से चैप्टर 3 को जो है रूलिंग द कंट्री साइड। अभी हमने चैप्टर 2 तक में देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो यहाँ पर वो ट्रेड करने आए थे। बट बाद में उसने यहाँ के नवाब और राजा महाराजाओं पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपना पपेट बनाना शुरू कर दिया। और अपने फ़ायदे के लिए वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाते हैं। फिर इसके आगे हमने देखा कि बहुत युद्ध हुआ था इन सब चीज़ों को लेकर के। लास्ट में हमने देखा था कि जो मुगल्स थे उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया था बंगाल का। दीवान का अर्थ होता है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जितना भी पैसा का देख रेख हो गया वो सब यही करेंगे। तो उन्होंने फिर खुद के फायदे के लिए चाहा किसानों से ज़्यादा पैसा निकलवाना, कुछ डिमांड रखे थे आगे जाकर के उन्होंने किसानों पर, जिसकी वजह से किसानों की खेती खराब हो गई और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों को इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आता है द कंपनी बिकम्स द दीवान। दीवान का अर्थ होता है फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर, आप कह सकते हैं। हमने पिछले ही चैप्टर में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल से बोल करके अपने आप को दीवान बनवा लिया था बंगाल का। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि 12 अगस्त 1765 में जब ये हुआ तो ये सारा चीज़ हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में। इसके गवाह बने थे इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स और इंडियंस, जिन्होंने ये देखा था कि हाँ ये सब कुछ हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ तक कि पेंटर को पैसे दिए थे कि वो ये सारे चीज़ की पेंटिंग बनाए, क्योंकि ये बहुत ही यादगार मोमेंट था उनके लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा दीवान का पावर यानी फाइनेंस मिनिस्टर का पावर मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कुछ भी कहो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जब से वो इंडिया में आई तब से। इसलिए जब कंपनी को बना दिया गया चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर या सिंपल फाइनेंस मिनिस्टर कहो, तो उसके दिमाग में था कि जिस एरिया में यानी बंगाल में जो उसका कंट्रोल है वहाँ से वो इतने पैसे इकट्ठा कर पाए कि उसका जो भी खर्चा है वो पूरा हो जाए। और साथ में एक ट्रेडिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये भी सोचा कि जितनी भी चीज़ उसे चाहिए खरीदना है उसे, वो सारा चीज़ उसे मिल जाए, और जितनी भी चीज़ वो बेचना चाहती है वो सब यहाँ बिक जाए। यानी वो पूरी तरीके से प्रॉफिट चाहती थी। लेकिन उसे एक बात तो समझ में आ गया था इंडिया में रहते रहते पिछले समय से, कि यहाँ पे जो काम उसे करना है सब सावधानी से करना है। जो कि वो विदेशी एक एलियन पावर थी। एलियन पावर कहा जाता है फॉरेन पावर को, यानी दूसरे देश से यहाँ पर आई हुई थी। तो उसके दिमाग में था कि उसको जो भी लोकल रूलर्स है यानी जो कंट्री साइड गाँव में जो रूल करने वाले लोग हैं उनको पैसिफाई यानी शांत करना है। यहाँ शांत करने का मतलब हुआ कि ऐसे उनके साथ रिलेशन बना लेना ताकि जो भी कंपनी रूल्स लगाती है उस जगह पर, तो वहाँ के रूलर्स इनका विद्रोह ना करें। लेकिन ये कंपनी का पूरा ही कंट्रोल कर पाना उनके ऊपर, उन रूलर्स पर, ये पॉसिबल भी नहीं था। तो यहाँ पे ये चैप्टर में बताता है ये कैसे कंपनी ने धीरे धीरे कोलोनाइज यानी कि कब्जा करना शुरू कर दिया था गांव के इलाकों पर। फिर वहाँ से कैसे वो पैसे जनरेट करते थे, वहाँ के लोगों का जो राइट्स था वो कैसे रीडिफाइन कर दिए, जो हम लोग आगे देखेंगे, जो रिलेटेड था क्रॉप्स से। यानी ये जैसा क्रॉप्स चाहते थे वैसा क्रॉप्स फार्मर्स को उगाना पड़ता था। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। देखो, कंपनी को जब बंगाल का दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया तो उस समय भी कंपनी एक ट्रेडर ही थी। यानी उसका सबसे पहला मोटिव था वो ट्रेड करना था। कंपनी क्या चाहती थी, उसको जितना पैसा हो सके वहाँ से बंगाल से उतना पैसा उसको मिल जाए। लेकिन वो कोई सही तरीका ही नहीं लगाना चाह रही थी, कोई सही सेटअप नहीं करना चाह रही थी। उसे बस था कि जितना पैसा हो सके उतना पैसा चाहिए उसे। उसका दूसरा मोटिव था कि जितना सस्ता में हो सके उतने सस्ते में उसको कॉटन और सिल्क चाहिए था। अब इस चीज़ को थोड़ा समझना, 1765 यानी कंपनी जब दीवान नहीं बनी थी उससे पहले कंपनी अपने देश यानी ब्रिटेन से वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लेकर के आती थी इंडिया में। इंडिया में ला करके उन गोल्ड सिल्वर से खरीदती थी वो यहाँ पर सामान। सामान खरीद करके इस सामान को ले जाती थी अपने फिर देश में और वहाँ पर ले जा करके बेच देती थी। फिर यही प्रोसेस करते रहती थी। यानी कंपनी पहले सिर्फ अपने देश से पैसा लाती, इंडिया में सामान खरीदती और उस सामान को वापस अपने देश में भेज देती। यानी ब्रिटेन का पैसा सिर्फ इंडिया में आया जा रहा था, आया जा रहा था, आया जा रहा था। बट अब जो कि कंपनी दीवान बन गई थी तो अब उसे अपने देश से उसको पैसा नहीं लाना था। क्यों? क्योंकि अब इंडिया में ही लोगों से पैसे वसूल लेती, उसी पैसे से इंडिया में ही सस्ते दाम में सामान खरीद लेती और उस सामान को ले जाकर के फिर अपने देश बेच देती। अब वो क्या करने लग गई थी कि फिर वो अपने देश से भी सामान लेकर के आती और इंडिया में ला करके उसे महंगे में बेच देती। अब जैसे जैसे समय बीतता और लगभग 5 साल के अंदर अंदर ये जो गुड्स था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश से ला करके इंडिया में बेचती थी ये डबल हो गया था। यानी अगर पहले 100 किलो कोई सामान लाती थी इंडिया में बेचने के लिए तो अब वो 200 किलो ला रही थी। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ही वक्त बाद बंगाल की इकोनॉमी में क्राइसिस देखने को मिली। क्राइसिस होने का यह रीज़न था कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के लोगों से ही बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करती थी, वहीं दूसरी तरफ जो आर्टिसंस थे यानी जो कारीगर थे उनको फोर्स करती थी कि वो अपने सामान को कंपनी को बहुत सस्ते दाम में बेचें।
तो यहाँ पर जो भी आर्टिसंस थे उन्हें मुनाफा नहीं होता था, तो वो फिर धीरे धीरे वहाँ के जो भी गांव थे बंगाल के उसको वो छोड़ करके जाने लग गए। आर्टिसंस का जो भी प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, और जितने एग्रीकल्चर करते हुए जो खेती वगैरह थी वो भी सही से उस समय नहीं हो पाई। तब 70 में एक टेरिबल फेमाइन यानी अकाल आया, जिसके अंदर बंगाल के 10 मिलियन पीपल मर गए थे। यानी बंगाल का पॉपुलेशन का 1/3 जो लोग थे वो मर गए थे इस अकाल में। नेक्स्ट टॉपिक आता है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब आप सोचिए, अगर बंगाल में इकोनॉमी ही खराब थी उसकी, यानी वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्राइसिस चल रहा था, तो कंपनी आखिर रेवेन्यू यानी पैसे किससे लेती और कैसे लेती? तो कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी बड़े लोग थे उसमें, वो ये सोचने लग गए कि इन्वेस्टमेंट कराना ज़रूरी है। यानी यहाँ बंगाल में जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट आखिर ये किस तरीके से किया जाए, कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट करें? तो इस बात पर 20 साल यानी 2 डेकेड तक बात चला, डिबेट चला कि आखिर ये कैसे किया जाए। यानी आप समझ रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम में भी 20 साल लगा दिया उन्होंने ये सोचने में। फिर 1793 में उन्होंने लाया परमानेंट सेटलमेंट। उन्होंने जो भी कंट्री साइड यानी गांव के इलाके थे वहाँ पे जो भी राजा और तलुकदार, तलुकदार ऐसे लोग थे जो रेंट इकट्ठा किया करते थे किसानों से, और उस समय वो उसे मुगल्स को दिया करते थे। बट जो कि कंपनी बन चुका था अब वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर, तो कंपनी ने राजा और तलुकदार को कहा कि मैं आपको एक जमींदार समझूंगा, और उन्हें बहुत सारा जो ज़मीन होता है ना उसका पावर दे दिया कि ये सारा ज़मीन का अथॉरिटी मैं आपको देता हूँ। फिर इनसे कहा कि आप इस ज़मीन पे काम करने वाले किसानों से रेंट इकट्ठा कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए हर महीने आपको एक अमाउंट हमें देना पड़ेगा, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, यानी फ्यूचर में भी वो नहीं बढ़ेगा। कंपनी का ऐसा करने का दो रीज़न था। पहला ये कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा मिलता रहेगा। वही दूसरी तरफ जमींदार सबका जैसे जैसे उनके खेत पर और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन जो कि रेंट फिक्स्ड है तो वो सारा प्रॉफिट उन्हीं के पास रहेगा। इसलिए वो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़मीन को और अच्छा करने के लिए। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। बट यहाँ पे द प्रॉब्लम टॉपिक आता है, जिसमें ये बताया हुआ है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कंपनी के ऑफिसर्स ने ये देखा कि जो इन्होंने अमाउंट फिक्स किया था वो इतना ज़्यादा है कि जमींदार सबको मुश्किल हो रही है वो अमाउंट को पे करने में। यानी प्रॉफिट तो दूर की बात थी, जो कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स किया था उसे तक देने में जमींदारों को आफत आ रही थी। उस समय कंपनी ने एक नियम लगाया हुआ था कि जो भी जमींदार किसी वक्त का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। यहाँ पे जमींदारी करते कि जो उसको अथॉरिटी दिया गया है उतने सारे ज़मीन का, और उन्हें यह अथॉरिटी दिया गया है कि वो रेंट ले सकते हैं पीजेंट से, वो अथॉरिटी छीन करके वो किसी और को ऑक्शन में बेच दी जाएगी। और उस समय ऐसे बहुत सारे ज़मींदार थे जो कि यह अमाउंट पे नहीं कर पाए थे कंपनी को, तो उनकी ज़मींदारी उनसे छीन करके ऑक्शन में बेच दी गई थी। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही साल बाद जब 19 सेंचुरी की शुरुआत हुई तो उस समय सिचुएशन बदल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय चीज़ों का दाम बढ़ गया था, यानी कह सकते हो थोड़ी महंगाई आ गई थी उस समय। तो अब जाकर के जो भी जमींदार सब थे उनके पास थोड़ा पैसा बच रहा था कंपनी को देने के बाद। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि आके जो इनके पास ये जो थोड़ा पैसा अब आ रहा है वो अब थोड़ा अच्छा कमा रहे हैं, तो ये पैसे को इन्वेस्ट करके ज़मीन में ये सब करके रिस्क क्यों लेना। अभी तो पैसा आ रहा है तो वो नहीं चाहते थे ऐसा रिस्क लेना, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि कुछ ही वक्त पहले बहुत सारे जमींदार जो कि पे नहीं कर पाए थे कंपनी को, उनसे जमींदारी छीन ली गई थी। तो जो बच्चे कुछ थे अब वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। उनका मानना था कि जब तक वो एक टीनेंट को यानी एक किराएदार को ज़मीन दे दें और उससे एक रेंट फिक्स करके वो रेंट इनको मिलता रहेगा, तब तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे किराएदार मेनली कौन रहते हैं, तो किसान रहते हैं। तो देखो ये तो हमने बात कर ली जमींदारों की। अब कहा जा रहा है वही दूसरी तरफ अगर हम लोग गांव में देखें कल्टीवेटर्स को भी किसान कहा जाता है। तो जो किसान थे जिन्हें ये रेंट देना पड़ रहा था, वो कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एक तो ये रेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वो बहुत इनसिक्योर है ज़मीन को लेकर के। यानी कि एक तो रेंट का अमाउंट ज़्यादा है जिसे पे करने के लिए उन्हें बहुत बार लोन लेना पड़ रहा था। अगर फिर भी वो कभी रेंट नहीं दे पाते हैं तो उनको उस ज़मीन से हटा दिया जा रहा था, जिस ज़मीन पर ना जाने उनके कितने जनरेशन कितने पुश्ते ने वहाँ पर काम किया था। अब नया टॉपिक आता है जो है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स बात करने लग गए थे कि इन्होंने जो सिस्टम लगाया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट का, जिसके अंदर उन्होंने अमाउंट को फिक्स कर दिया हुआ है, ये सही नहीं है। क्योंकि उनका जो खर्च है वो बढ़ते जा रहा था, तो वो बोलते हैं कि हमारा खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो अगर हम लोग अमाउंट फिक्स रखेंगे तो हमारा कैसे खर्च निकलेगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि बंगाल के नॉर्थ साइड में जो अभी यूपी का एरिया बना हुआ है, तो उस समय वहाँ पर एक इंग्लिश मैन यानी एक ब्रिटिशर था, होल्ट मैगजेनी। उसने एक नया सिस्टम लाया 1822 में।
वो बोलता है कि जो गांव होते हैं वो किसी भी देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी अगर समाज को लेकर के देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप जाइए अपने कलेक्टर्स को, और वहाँ पर जा करके जितने भी गांव-गांव हैं उन सब में घूमिए, और वहाँ पर जितने भी फील्ड है यानी खेत है उन सब का नापी वगैरह लीजिए। सबसे पूछिए, सबसे एक डाटा कलेक्ट कीजिए कि आखिर वो कितना अनाज उगाते हैं, कितना रुपए उन्हें मिलते हैं। यानी वो सब कुछ जानना चाहता था ताकि वो ये पता लगा सके कि उसे हर विलेज से कितना कितना रुपया लेना चाहिए। तो उसने जब ये पता लगा लिया तो वो उस विलेज को यहाँ पर महल कहा जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो हर विलेज यानी हर महल का जो हेडमैन है यानी जो उसका बड़ा व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो एक सरपंच वगैरह जैसा हो गया, उनसे कहता है कि देखिए आपको इतना इतना पैसा हर इतने वक्त पे इकट्ठा करना है और हमें देना है। जैसे मान लो ये बोलता है कि हर महीने आपको 1-1 लाख रुपए हमें देना है, लेकिन ये जो 1 लाख रुपया था ये फिक्स नहीं था। यहाँ पे ये कहता है कि देखिए हम लोग हर पीरियोडिकली यानी हर 2 महीना हो सकता है या हर 4 महीने या फिर हर 6 महीने में वापस आएंगे, वापस से सारा खेत है उन सबको नापेंगे और वापस से डिसाइड करेंगे कि आपको कितना रुपए देने हैं। यानी कि फिक्स नहीं था अमाउंट, हर पीरियड में वो अमाउंट चेक करते लोगों को जमीन वगैरह नापने के बाद फिर अमाउंट बताते कि आपको इतना इतना देना है। तो इसमें जो है ना फिक्स नहीं था अमाउंट, और इस सिस्टम को कहा जा रहा है महलवारी सिस्टम। इसका नया सिस्टम आता है जो है द मुनरो सिस्टम। यह नाम पड़ा है थॉमस मुनरो के नाम पर, और ये सिस्टम इससे लगाया गया था क्योंकि ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये हर जगह सही से वर्क नहीं कर रहा था। जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जब परमानेंट सेटलमेंट सही से वर्क नहीं किया तो एक नया सिस्टम लाया गया कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, और उसका नाम पड़ा रॉटवार या रॉतवारे सिस्टम। आपको ये नाम जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो रॉतवार सिस्टम था ना, इसको पहले ट्राई करना था कि सही से चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए इसको स्मॉल स्केल पे ट्राई किया गया। टीपू सुल्तान के वॉर के दौरान में उनसे जब वॉर कर रहा था ब्रिटिश, तो उसको जो एरिया मिला था जिस पे उसने कैप्चर किया था, तो वहाँ पे इसने इस सिस्टम को ट्राई किया। जब लगा कि सिस्टम सही चल रहा है तो धीरे धीरे वक्त के साथ थॉमस मुनरो ने थोड़े थोड़े सिस्टम में बदलाव किए थे। इससे यहाँ पे जो मुनरो सिस्टम है ये दर्शाता है रियोतवार यानी रियोतवारी सिस्टम को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेड और मुनरो यानी ये जो दोनों ही ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने देखा कि साउथ इंडिया की तरफ ना कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। जमींदार कौन थे? जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करते थे। और ट्रेडिशनल मतलब यानी ऐसे जमींदार जिनके पुश्तों के पास ही बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ज़मीन था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि साउथ की तरफ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं था। वहाँ पे जितने भी किसान थे उन सबके पास खुद का ज़मीन था, और उस ज़मीन पर वो वर्षों से यानी उस ज़मीन पे उसके पिता उसके भी पिता काम करते आ रहे थे। तो ऐसे किसान जिनका खुद का ज़मीन है और जहाँ पर उस ज़मीन पर बहुत ही वक्त से वो लोग खेती करते आ रहे हैं, तो वैसे किसान को यहाँ कहा गया है रेत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रियोतवारी सिस्टम थी ना, इसके अंदर जो भी रीड और मुंगरो थे वो लोग इन रियोत से यानी ऐसे किसानों से जाकर मिलते और उनका ज़मीन का नापी किया करते थे। और नाप करने के बाद वो सर्वे वगैरह करवाते, उसके बाद सभी किसानों से एक प्राइस लिया करते थे। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो थोड़ा ज़्यादा, जिसका कम है उससे थोड़ा कम। लेकिन किसान भी यूं ही थोड़ी ना पैसे दे देंगे, तो उन्होंने उन किसानों को क्या बोला कि हम आपके पेरेंटल फादर फिगर की तरह रहेंगे। यानी एक पिता के समान अपने आप को दिखा रहे थे ये लोग। ये कह रहे थे कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई मदद चाहिए होगी तो हम आपकी मदद करेंगे, जैसे एक पिता अपने बच्चों की मदद करता है। तो यहाँ पर इस वजह से वो फिर पैसे चार्ज करने लग गए थे उन किसानों से, उन रियोत से। तो देखो अब आगे टॉपिक आता है ऑल वाज नॉट वेल। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमने दो सिस्टम देखा, पहले महलवारी जिसके अंदर वो बोले विलेज के हेडमैन को कि आप पैसे इकट्ठा कीजिए और फिर हमें दीजिए। फिर हमने दूसरा सिस्टम देखा था रियोतवारी। अब यहाँ पर देखो जो नॉर्मल किसान हो गए और जो रियोतवार हो गए, उन दोनों में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। ये जो नॉर्मल किसान हुआ करते हैं ना, इनका खुद का ज़मीन नहीं होता था। वो किसी बड़े जो लैंडलॉर्ड या जमींदार हो गए उनके ज़मीन पर जाकर के काम किया करते थे, या फिर रेंट दे करके उस पर काम किया करते थे। लेकिन ये जो रियोत सब होगा ना, इनका खुद का जमीन हुआ करता था जिस पर वो वर्षों से उनके माता पिता या फिर उसके भी पिता ऐसे काम किए करते आ रहे थे। तो यही बस इसमें अंतर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियोत वाले सिस्टम में भी जो हुआ था कि इन्होंने जो पैसे का डिमांड किया था रियोत से वो भी बहुत ज़्यादा था। इससे ये लोग भी अपने जगहों को छोड़ छोड़ के कंट्री साइड से फ्ली कर जा रहे थे, यानी गाँव को छोड़ करके ये लोग भी दूसरी जगह भाग जा रहे थे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि एक तरफ जहाँ पर ये किसानों से इतना ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खुद को अच्छा मानते हुए सोच रहे हैं कि हम तो किसानों का फ़ायदा ही कर रहे हैं, किसान इससे जल्दी विकसित हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी एडवांस हो जाएंगे। यहाँ पे अब नया टॉपिक आता है जो है क्रॉप्स फॉर यूरोप। देखो ब्रिटिश सोचते हैं कि इन्होंने जहाँ पर भी कब्जा किया और जो भी कंट्री साइड है यानी गांव वाला इलाका है, वहाँ पर वो किसानों से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उनसे बोल सकते हैं कि जो कंपनी को क्रॉप चाहिए वैसा क्रॉप उगाने के लिए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने ट्राई किया कि ये ओपियम और इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ा सके।
ओपीएम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अफीम, जो कि एक तरह का ड्रग है। और इंडिगो को हम लोग बोलते हैं नील, जिससे कि डार्क ब्लू कलर बनता है। इनका डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप के अंदर, तो ये चाहते हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ जाए। इस तरह जो ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे बाकी और जगह पे कब्जा किया हुआ था, जैसे कि बंगाल में, तो वहाँ पे वो बोलते हैं जूट उगाने के लिए, असम में वो बोलते हैं टी उगाने के लिए। फिर यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अभी यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ बोलते हैं शुगर केन उगाने के लिए। पंजाब में वीट, महाराष्ट्र और पंजाब के कुछ हिस्सों में वो कॉटन उगाने के लिए, और मद्रास में राइस उगाने के लिए कहती है। अब ये कैसे हुआ, कैसे उन्होंने ये जो भी किसान थे उनको बोला करने के लिए, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया क्रॉप को उगाने के लिए, ये सब चीज़ कैसे कैसे हुआ, इसको बोला जा रहा है कि एक एक करके हम देखने वाले हैं। नया टॉपिक आता है जो है डज कलर हैव ए हिस्ट्री। इसमें बोला गया कि फिगर 5 जो आप देख रहे हैं ना, ये कहा जाता है कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश के जो वीवर्स हैं, जो बुनकर होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। वही राइट साइड में जो फोटो देख रहे हैं, ये बनाया गया विलियम मॉरिस के द्वारा, जो कि एक फेमस पोर्ट थे और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर। ये कहा जा रहा है कि दोनों ही प्रिंट में एक चीज़ कॉमन है, वो है रिच ब्लू कलर, जिसको इंडिगो कहा जा रहा है। इंडिगो यहाँ पर प्लांट के नाम पे कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो रिच ब्लू कलर है ना, ये इसी प्लांट से प्रोड्यूस किया गया है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही पॉसिबल है कि जो इंडिया में जो कलमकारी प्रिंट हुआ है ना, इसमें जो इंडिगो यूज़ किया गया है, सेम इंडिगो का यूज़ किया गया है मॉरिस के द्वारा ब्रिटेन में, जो कि इंडिया से ही गया था ब्रिटेन में, क्योंकि उस समय इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। यहाँ पे नया टॉपिक आ रहा है, वो है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी? तो कहा जा रहा है कि इंडियन इंडिगो अच्छे से ग्रो करता है ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स उन्हें कहा जाता है जहाँ से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने पढ़ा होगा, वो लाइन गुजरती है, उन जगहों पे गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ पे अच्छे से उग पाता है। तो कहा जा रहा है कि 13th सेंचुरी में जो इंडिया का इंडिगो था ना, वो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए, यानी कलर करने के लिए। लेकिन इंडिगो का बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाता था, और इस वजह से वहाँ पर बहुत ही महंगे में बिकता था। तो जो यूरोपियन क्लॉथ मेकर्स थे ना, उन्हें डिपेंड होना पड़ा वुड नाम का एक प्लांट पर, जिससे वो डाइज बनाया करते थे ब्लू और वॉयलेट कलर के। देखो ये जो वुड प्लांट है, ये टेम्परेट जोन में, यानी जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसलिए ये इजीली अवेलेबल था यूरोप में। तो इसको यूरोप में इटली, साउथ फ्रांस, कुछ जर्मनी के हिस्से और ब्रिटेन में उगाया जाता था। अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो वुड को उगा रहे थे, इनको परेशानी हुई ये सोच कर कि कहीं वुड और इंडिगो में कंपटीशन ना हो जाए। इसलिए ये लोग अपने गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप इंडिगो को बैन कर दीजिए यूरोप में। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो प्रोड्यूसर्स थे कपड़े बनाने वाले, ये लोग इंडिगो को ज़्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि इंडिगो का कलर बहुत ही रिच ब्लू कलर था, यानी बहुत अच्छा ब्लू कलर देता था। वही वुड बहुत ही पेल और डल था, यानी बहुत ही फीका कलर देता था। इसलिए 17th सेंचुरी में ये जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, आप इंडिगो पे से बैन हटा दीजिए। अब बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो फ्रांस था, वो इंडिगो का खेती स्टार्ट कर दिया सेंट डोमिंगो, जो कि कैरिबियन आइलैंड पे है। पोर्तुगीज ने ब्राज़ील में स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश ने जमैका में। ये जो इंग्लिश है ना, ये ब्रिटिशर्स को ही कहा जा रहा है, जिन्होंने अपना जमैका पे कंट्रोल किया हुआ था, उस पर स्टार्ट कर दिया, और स्पेनिश से स्टार्ट कर दिया वेनेजुला पे। इंडिया का जो प्लांटेशन था ना, वो नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था। 18th सेंचुरी का एंड आते आते उस समय ब्रिटेन में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गए थे। इसलिए उस समय कॉटन का प्रोडक्शन ब्रिटेन में बहुत बढ़ गया था। और जब कॉटन बढ़ गया था तो कपड़े बनने बढ़ गए थे, और जब कपड़े बनने बढ़ गए थे तो उनको कलर करने के लिए उन्हें चाहिए था डाई, यानी कलरिंग्स चाहिए थे। तो उस समय इंडिगो का डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसी समय वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका जैसे जगहों पर इंडिगो कोलैप्स हो गया, यानी किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन उसका बंद हो गया। वही वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 1783 से 1789 के बीच में इंडिगो का प्रोडक्शन आधा से गिर गया था। और इस समय जो ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स थे, यानी कपड़े रहने वाले, वो नया सोर्स ढूंढ रहे थे कि कहीं से उनको मिल जाए इंडिगो। तो इसी पे नया टॉपिक आता है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था यूरोप में, यूरोपी में ब्रिटेन आपको याद होना चाहिए, तो वहाँ पर अब कंपनी ढूंढने लग गई थी कि कैसे कैसे इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। तो जैसा हम पहले ही जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में वहाँ के फार्मर से करवा रहे थे, लेकिन अब था कि उसको और बढ़ाना है, क्योंकि 1788 तक जितना भी ब्रिटेन में जाता था इंडिगो, वहाँ पर इंडिया से आया हुआ रहता था, उसे 30% इंडिगो था। लेकिन अब जो मार्केट में इंडिगो गिर चुका था वर्ल्ड के अंदर, तो अब चाह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि इंडिया के अंदर इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। तो 1810 जब तक आ रहा था ना, उस बीच तक, यानी इस 12 साल के अंदर इंडिया में इतना ज़्यादा ना इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया
कि अब जो ब्रिटेन में जो टोटल इंडिगो आता था उसमें से 95% इंडिगो तो इंडिया से ही आ रहा था। तो इंडिगो का ट्रेड देखते हुए जो कंपनी के ऑफिशियल्स यानी अधिकारी थे वो देखते हैं कि भाई इसमें बहुत प्रॉफिट है, तो वो लोग अपने काम को छोड़ करके इंडिगो में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें बताया हुआ है कि इंग्लिश मैन और स्कॉटमैन यानी स्कॉटिश पीपल और ब्रिटिश पीपल जो थे वो इंडिया आ रहे थे यहाँ पर प्लांटर्स बनने के लिए। प्लांटर्स उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ एक चीज़ की यानी एक क्रॉप की खेती करते हैं, या तो वो खुद कर रहे हैं या फिर किसी मजदूर से करवा रहे हैं। और उस समय ऐसा था कि अगर इन लोगों के पास पैसा नहीं होता या फिर घट जाता तो कंपनी ने बोला था कि आप कंपनी से लोन ले सकते हैं या फिर उस समय जो बैंक्स बन रहे थे नए नए वहां से भी लोन ले सकते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि इंडिगो का डिमांड इतना ज़्यादा था कि कंपनी भी चाह रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इंडिगो इंडिया में प्रोड्यूस हो। अब नया टॉपिक आता है जो है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। बोला जा रहा है कि दो तरीका था, दो सिस्टम था इंडिगो को कल्टिवेट करने का। पहला है निज और दूसरा है रियोती। देखो निज का अर्थ होता है कि जो भी प्लांटर्स थे, तो प्लांटर्स मेनली कौन थे, तो ब्रिटिशर्स और स्कॉटमैन यानी स्कॉटिश पीपल थे। तो वो लोग क्या करते थे कि जिस जमीन पर उनका डायरेक्टली कंट्रोल था, डायरेक्टली कंट्रोल का अर्थ हुआ या तो जिसको वो खरीद चुके थे या जिसको वो किसी जमींदार से रेंट किए हुए थे। तो उन जमीनों पर वो क्या करते थे कि लेबर हायर करके उससे बोलते थे कि हाँ तुम लोग यहाँ पर अब इंडिगो कल्टीवेट करो। दूसरा सिस्टम था रियोती का। तो रियोती में हम जैसा जानते हैं कि रियोत यानी ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनका खुद का जमीन होता है और जिस पर वो बहुत सालों से यानी खेती करते आ रहे होते हैं। तो ये जो प्लांटर्स थे ऐसे किसानों के पास जाकर के बोलते कि आप हम लोग के लिए इंडिगो ग्रो कीजिए। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, तो पहले तो देखते हैं निज कल्टीवेशन को। तो यहाँ पे आता है टॉपिक द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। देखो प्लांटर्स चाह रहे थे कि वो जितना एरिया हो सके उतना एक्सपेंड करें, यानी जितना ज़्यादा दूर जमीन वो ले सकते हैं उतना ले और वहाँ पर इंडिगो की खेती करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा समस्या आ रहा था। पहला ये कि उन्हें या तो ज़मीन खरीदना पड़ रहा था या रेंट पे लेना पड़ रहा था। दूसरा ये कि उन्हें जो ज़मीन चाहिए थी वो फर्टाइल होनी चाहिए यानी उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि इंडिगो सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पर ही उगते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि जो भी उपजाऊ ज़मीन हुआ करते थे वो पहले ही वहाँ का एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते थे, क्योंकि जहाँ 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 उपजाऊ ज़मीन था वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग रहते और खेती किया कर रहे थे। अब ये जो प्लांटर्स थे ये अटेम्प्ट करते हैं यानी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ इंडिगो फैक्ट्रीज है उसके अगल बगल की जितनी ज़मीन है उसको वो लीज पर यानी रेंट पर लंबे समय के लिए ले लें और वहाँ पर जितने भी किसान काम करते हैं उनको वहाँ से कन्विक्ट यानी हटा दें। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इस वजह से बहुत ही झगड़ा और परेशानी खड़े हो जाते हैं। निज कल्टीवेशन में एक और प्रश्न था वो था मोबिलाइज करना लेबर। उन्हें लेबर की कमी पड़ रही थी क्योंकि ये लोग पहले से ही बहुत लार्ज प्लांटेशन यानी खुद से जितना हो सके उतना ज़्यादा इंडिगो कल्टीवेट करते थे। अब ज़्यादा इंडिगो की खेती करनी है तो ज़्यादा इंसान भी चाहिए। लेकिन जिस वक्त इंडिगो की खेती हुआ करती थी उसी समय राइस की भी खेती हुआ करती थी। तो उस समय ज़्यादातर इंसान और जितने भी किसान है वो सब राइस की खेती में लगे रहते थे। तो उस समय लेबर के साथ साथ इन्हें प्लो और बुलॉक्स, प्लो यानी हल और जो बैल होते हैं उनकी भी कमी पड़ती थी, क्योंकि उस समय वो भी राइस की कल्टीवेशन में ही लगे रहते थे। और जो कि 1 बीघा की ज़मीन पर इंडिगो खेती करने के लिए 2 हल चाहिए रहते थे। तो वही जो प्लांटर 1000 बीघा की ज़मीन पर इंडिगो खेती कर रहे थे उन्हें 2000 हल चाहिए थे। और इतना सारा हल खरीद पाना और इसको मेंटेन कर पाना उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये जो सप्लाईज है यानी कि हल और बैल ये किसानों से ले पाना उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि किसान पहले ही इसे अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे थे राइस की खेती करने के लिए, और जो कि इंडिगो की खेती उसी समय होती है। तो ये प्लांटर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इससे बताया जा रहा है कि 19th सेंचुरी में यानी उस समय जितने भी प्लांटर्स थे उन्हें ये निज सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे थे। और यही बात है कि सिर्फ 25% जो इंडिगो प्रोडक्शन होता था वो निज कल्टीवेशन पे हुआ कर रहा था, और जितने बाकी सब था वो सब रियोती सिस्टम पे होता था। तो अब ये जो रियोती सिस्टम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नया टॉपिक आता है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स। देखो ये जो रियोती सिस्टम था ना इसके अंदर जो प्लांटर्स थे वो रियोट्स को बोलते थे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। बट वो लोग इतना जल्दी तो मानने वाले थे नहीं। इसलिए वो लोग जो भी विलेज के हेडमैन होते थे यानी गांव के जो अध्यक्ष या फिर मुखिया कह सकते हो उनको प्रेशराइज करते कि आप फार्मर्स के बिहाफ पर उनके बदले में आप ये साइन करो कॉन्ट्रैक्ट को। और जब वो साइन कर देते कॉन्ट्रैक्ट को तब प्लांटर्स वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्हें कुछ पैसे दिया कर रहे थे बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ में, यानी लोन दे रहे थे। लेकिन ये लोन लेने के बाद एक शर्त लगी हुई थी कि किसानों को अपना जितना भी उनका ज़मीन है उस ज़मीन के 25% के हिस्से पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। यानी किसी किसान के पास अगर 100 बीघा ज़मीन है तो उसे 25 बीघा ज़मीन पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी।
जो प्लांटर्स थे वो बीज इंडिगो की और ड्रिल ड्रिल इस्तेमाल किया था बीज को मिट्टी में सही से गाड़ने के लिए, वो ला करके दे दिया करते थे। और फिर फार्मर्स का जब भी बीज बोने का समय आता तो अपना जब वो फसल का बीज बोते तो वो इंडिगो की भी बीज बो दिया करते और अपने फसल के साथ इसकी भी देखभाल करते। आगे एक बॉक्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो है हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस। ये ना ही एग्जाम में आता है ना ही इंपॉर्टेंट है उतना, ये उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जब इंडिगो बड़ा हो जाता है और उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी जब फसल कट जाता है तो उसे डिलीवर कर दिया जाता है प्लांटर्स को। और वापस से फिर प्लांटर्स एक नया लोन दे देते हैं उन रियोत को, यानी उन फार्मर्स को। लेकिन ये फार्मर्स समझ गए थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो लोन का सिस्टम है ना, ये बहुत ही हार्श है, बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि एक तो इन्हें फोर्स किया जाता है इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो उगा करके जब ये देते हैं उन प्लांटर्स को तो बहुत ही कम पैसे देते हैं प्लांटर्स इन फार्मर्स को। और वो जो कम पैसे के चक्कर में ना इनका लोन कभी चुकता ही नहीं है, और इस वजह से ये हर साल लोन लिए जाते हैं और हर साल इनको इंडिगो की खेती करनी पड़ जाती है। इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि प्लांटर्स जोर दिया करते थे फार्मर्स के ऊपर कि उनके पास जो ज़मीन का सबसे बेस्ट सबसे फर्टाइल हिस्सा जो है उसके ऊपर वो इंडिगो की खेती करें, जहाँ पर फार्मर्स चाहते थे अपने राइस की खेती करने की। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये कि इंडिगो के जो जड़ होते हैं, जो रूट होता है, वो बहुत ही अंदर तक जाता है धरती के। और इस वजह से वो जो भी सॉइल है उसकी जो अंदर की जो भी फर्टिलिटी है वो बहुत जल्दी खींच जाता है और ख़त्म कर देता है। इसलिए जिस ज़मीन के हिस्से पर वो इंडिगो की एक बार खेती कर देते थे वहाँ पर फिर राइस की खेती नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक आता था ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू इसलिए बोला गया क्योंकि इंडिगो ब्लू होता है, इसलिए इसका नाम ब्लू रेबेलियन पड़ा है। तो देखो 1859 में मार्च के वक्त में जितने भी बंगाल के रियोज थे उन्होंने मना कर दिया इंडिगो उगाने से, और ये जो रेबेलियन यानी विद्रोह था ये फैलता गया। रियोत मना कर देते हैं कि जो भी पैसे उनके पास प्लांटर्स के हैं, यानी जो प्लांटर्स ने लोन पर दिए थे, और वो पैसे भी वापस नहीं करेंगे। और जितना भी इंडिगो फैक्ट्रीज होता है उस पर अटैक कर देते हैं, स्वॉर्ड यानी तलवार, स्पेयर यानी भाला, बो और एरो यानी तीर धनुष लेकर के हमला कर देते हैं। जितने भी औरतें थी वो पॉट पैंस यानी वही घर के जो भी सामान होते हैं किचन का, उनको लेकर के चली जाती हैं ऐसे विद्रोह करने के लिए। और गांव के जो भी लोग प्लांटर्स के लिए काम किया करते थे उनको सोशली बॉयकॉटेड यानी उनसे नाता रिश्ता तोड़ दिया था। इसी के साथ जो गुमास्तास थे यानी जो एजेंट्स थे प्लांटर्स के, जो प्लांटर्स के बिहाफ पर किसानों के पास आकर के उनसे रेंट लिया करते थे, उनको पीटा जाता है। जो रियोट्स होते हैं वो कसम खा लेते हैं कि वो आगे से इन प्लांटर से कोई भी एडवांसेस यानी लोन नहीं लेंगे इंडिगो को उगाने के लिए। और ना ही प्लांटर्स के जो लाठियाज हैं, लाठियाज कहा जाता है ऐसे ताकतवर लोग जिनके हाथ में लाठी होता है, यानी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा टाइप का जिसको पकड़े खड़े रहते हैं। तो प्लांटर्स के जो ये लाठियाज थे, यानी प्लांटर्स ने लाठियाज रखे हुए थे जैसे एक बॉडी गार्ड की तरह कह सकते हो, तो बोलते हैं कि अब हम इनसे बुलिड भी नहीं, यानी इनसे डरेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर जो भी पीजेंट्स यानी फार्मर जो इंडिगो की खेती कर रहे थे वो क्यों डिसाइड करते हैं कि अब वो शांत नहीं बैठेंगे, यानी कौन सी चीज़ थी जिसने उन्हें विद्रोह करने की, रेबल करने की ताकत दी। ये चीज़ तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिगो का सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव यानी अत्याचारी था, यानी उनके खेत खराब हो जाते, ना ही पैसा नहीं मिल रहा था और लोन पे लोन चले जा रहे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रही है वो ये है कि जो भी लोग ऑप्रेस्ड होते हैं यानी जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो हर बार रेबेलियन यानी विद्रोह नहीं करते हैं, वो कभी कभार ऐसा करते हैं। तो इस बार उनके करने के पीछे की ताकत क्या थी, किस चीज़ की वजह से उन्हें ताकत मिला था विद्रोह करने का। उसी बताया गया कि 1859 में जो भी इंडिगो के रियोत से यानी जो भी किसान इंडिगो उगा रहे थे उनको सपोर्ट मिला था लोकल जमींदार का और विलेज हेडमैन का। क्योंकि ज़्यादातर गांव में जहां पर प्लांटर्स ने वहां के हेडमैन को फोर्स किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उन्होंने मोबिलाइज किया यानी इकट्ठा किया जितने भी इंडिगो पीजेंट्स थे, इंडिगो उगाने वाले किसान थे, और उनको ले जाकर के जो भी लाठियास थे उनसे एक बहुत ही भयंकर यानी घोर युद्ध उन्होंने लड़ा। फिर जो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जमींदार थे वो गांव से गांव घूम रहे होते हैं और सब गांवों को बोलते हैं कि आप खड़े होइए प्लांटर के विरोध में। जमींदार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्लांटर्स की जो दिन पर दिन ताकत बढ़ते जा रही थी उसको देख करके नाखुश थे। और दूसरा कि जमींदार सबके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, और ये जो प्लांटर्स थे वो जमींदार को फोर्स करके उनका ज़मीन लंबे लीज पर ले लिया कर रहे थे, और इस वजह से जो भी जमींदार सब थे वो बहुत ही गुस्से में थे। अब देखो जो भी इंडिगो की खेती करने वाले किसान थे जब वो रेबल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे प्लांटर्स के खिलाफ में, तो उनको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनका सहायता करेगी, उनके इस विद्रोह में मदद करेगी।
और ऐसा इसलिए उन्हें लगता है क्योंकि जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था, एक रिवोल्ट की जानकारी नहीं दी गई है, बट आप इसको याद कर सकते हैं इस चीज़ से कि वो इंडिया का सबसे पहला फ्रीडम के लिए रिवोल्ट किया गया था। अभी का ये रिवोल्ट देखते हुए ब्रिटिशर्स को ये डर था कि धीरे धीरे ये बढ़ करके अब बहुत बड़ा रिवोल्ट ना बन जाए 1857 की रिवोल्ट की तरह। इसलिए जब वापस एक न्यूज़ फैलने लग जाती है कि ये रिवोल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी और ज़्यादा किसान जुड़ करके विद्रोह कर रहे हैं प्लांटर्स का, तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो उन सारे जगहों पर टूर करते हैं जहाँ पर इंडिया की खेती हो रही होती है, और ये 1859 में जब विंटर का मौसम होता है तब करते हैं। इस टूर को देख करके जितने भी रियोत यानी वो जो किसान थे, वो सारे ऐसा फील कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट इनको सिंपैथाइज कर रही है इनके प्लाइट यानी दुर्दशा को देख करके, यानी इनको सहानुभूति दे रही है। बरासत जो कि बंगाल में ही है, वहाँ के मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने ये नोटिस निकाल दिया कि जितने भी रियोत हैं उनको कोई भी जो प्लांटर्स है वो कॉम्पेल नहीं करेंगे, यानी फोर्स नहीं करेंगे इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने में। तो उस समय एक बातें फैलती है कि क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया की खेती करने की कोई अब जरूरत नहीं है। देखो ये सारा जो चीज हो रहा था ना, ये सारे ब्रिटिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस रेबेलियन को, इस विद्रोह को वो खटा सके, वो उस लोगों को शांत कर सके। और इसलिए ये जो एडन था, एस्ले एडन, ये भी ट्राई कर रहा है पैलाकेट यानी शांत करने की वो जितने भी किसान हैं जो कि एक्सप्लोजिव सिचुएशन में, यानी विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसे एक्सप्लोजिव सिचुएशन में ना आ जाए कि विद्रोह बहुत बड़ा बन जाए। तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सारे ये लोग काम कर रहे थे। बट इनका ये जितना भी काम था, ये सभी को देख करके किसानों को ऐसा लगता है कि वो लोग विद्रोह का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी किसानों के साथ खड़े हैं। अब इसलिए धीरे धीरे रेबेलियन और बढ़ा, और जितने भी कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल्स यानी जो बुद्धिमान लोग थे वो सभी उन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में, यानी उन सारे इंडिगो की जहाँ पे जहाँ खेती होती थी उधर जाने लग गए थे। वहाँ जा कर के वो जानते कि कैसा है जो भी रियोत यानी किसानों का हाल कैसा है, कितना वो दुख में है। फिर प्लांटर्स के इस अत्याचार के बारे में वो लिखते हैं और बताते कि इंडिगो सिस्टम कितना खराब है। अब किसानों के इस बढ़ते हुए विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार मिलिट्री बीच में लाती है ताकि वो प्लांटर्स को बचा सके, वरना कहीं ऐसा नहीं कि जो भी किसान है वो आकर के प्लांटर्स को पीटने लग जाए। और फिर एक कमीशन बनाती है जो है इंडिगो कमीशन। उसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को ध्यान से देखा जा रहा था कि इंडिगो में क्या हुआ, कौन क्या कर रहा था, यानी सही गलत पता लगाने के लिए। तो ये जो इंडिगो कमीशन थी ये प्लांटर्स को गिल्टी यानी दोषी पाती है और कहती है कि प्लांटर्स से कोर्सिव मेथड यानी कि बलपूर्वक, फोर्सफुली जो भी किसान थे उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में डाला है। और कमीशन ये भी डिक्लेयर करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और आगे कमीशन बोलते हैं किसानों से कि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अभी आप कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पूरा नहीं हुआ है, लाइक अभी नील की खेती हो रही है तो खाली इस बार आप कर दीजिए। इसके आगे अगर इंडिगो की खेती करने के लिए प्लांटर्स आपको पूछे, बोले, तो आप मना कर सकते हैं। तो देखो ये किस्सा था बंगाल का, यानी कि रिवोल्ट के बाद बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश की सरकार थी बंगाल में, उसने ये बोल दिया कि अब आप यहाँ के लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अब तो वहाँ की खेती खत्म हो गई थी नील की, तो ये सारे प्लांटर्स बंगाल से भाग करके बिहार चले गए। बिहार में जाके उन्होंने बहुत वक्त तक खेती किया। फिर बाद में सिंथेटिक डाइज आ गया, यानी केमिकल का यूज करके रंग बनना शुरू हो गए थे। और इस वजह से इनके बिजनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बट फिर भी ये लोग मैनेज कर पाते हैं अपने बिजनेस को और बढ़ाने का। थोड़ा वक्त बीतता है और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो एक किसान था बिहार का, वो जा करके उनको बोलता है कि प्लीज़ जो चंपारण है वहाँ चल करके वहाँ के इंडिगो के खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी दुर्दशा देखिए। महात्मा गांधी फिर 1917 में आते हैं चंपारण में। तब उस समय उनकी दशा देखते हैं फार्मर्स की, और उसी समय एक चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है जो कि इंडिगो प्लांटर से खिलाफ था। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। देखो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब कंपनी दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई तो वो पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे सिस्टम्स लाने लग गई थी, जैसे कि महलवारी, फिर मुंड्रो यानी रियोतवारी सिस्टम। उसके बाद वो देखती है कि वो तो क्रॉप से भी पैसे कमा सकती है, तो वो ओपियम यानी अफीम और इंडिगो यानी नील की खेती करवाना शुरू कर देती है। फिर डिमांड बढ़ने के बाद हमने प्लांटर्स के बारे में देखा जो कि फोर्सफुली इनसे काम करवाते थे एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सारा चीज़ हमने देखा है। तो इसके अंदर मेनली पैसा और किसानों का हाल देखा, फिर रिवोल्ट के बारे में हमने देखा, फिर ब्रिटिशर्स के कुछ एक्शंस को देखा और महात्मा गांधी का लास्ट में टॉपिक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ज्योग्राफी और सिविक्स की वीडियो भी लाने के लिए, बट मैं एट्थ का सारा चैप्टर बना चुका हूँ ज्योग्राफी और सिविक्स का। आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। हिस्ट्री बचा हुआ था तो हिस्ट्री में अभी बना रहा हूँ, तो हिस्ट्री साथ चलेगा। देखो ज्योग्राफी और सिविक्स कंप्लीट है तो उसको आप अब जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।